नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान में अभी 2-4 दिन के लिए अपने कुछ इंटरनेट व्यवस्थाएं बंद थी। उसकी वजह से हमारी जो लगातार क्लासें डल रही थी उनमें कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया था, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो जस्ट बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं 3 तारीख को कल, उनके लिए थोड़ी सी 2-4 टॉपिक और मिल सकते थे, वो अव्यवस्था हो गई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। और मैं सभी जो विद्यार्थी है जिनको कल आपके बीएड आदि की एग्ज़ाम देनी है, उन सभी को मेरी ओर से शुभकामना ज्ञापित करता हूं कि वो अपनी परीक्षा को अच्छी तरह दें और सफलता प्राप्त करें। सभी विद्यार्थियों से जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को पढ़ें, अपने मित्रों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, उन्हें ये करने के लिए उत्साहित करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को स्नेह दें अपना, और इस चैनल को ग्रोथ करें, बढ़ाएं, जिससे कि हम और भी उत्साहित होकर आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। सेलेक्ट मैटर बताओ, ये सभी मित्रों से, दोस्तों से यही कहना है कि एग्जाम फाइट मैटर आपको दिया जा रहा है और विस्तृत वर्णन आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं कि पढ़ने का हम मैटर चाहे शॉर्टकट तरीके से ले सकते हैं, चाहे ट्रिक आदि के माध्यम से उसे याद कर सकते हैं, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है मित्रों। सफलता के लिए हमें उसे विस्तृत पढ़ना ही होता है, तो सभी विस्तृत रूप से पढ़ें। और जैसा कि हमारा ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल बैच चल रहा था, उसमें हम पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र। उसमें हमारा जो चल रहा था पढ़ने का कार्य वो था काव्य शास्त्र, और हमने काव्य शास्त्र में अब तक काव्य शास्त्र के 4 मुख्य टॉपिकों को पढ़ लिया है, उन पर विस्तृत चर्चा कर ली है। सबसे पहले हमने अलंकार पढ़े, अलंकार के बाद हमने जो आपके छंदों को पढ़ा, छंद के बाद हमने आपके रस पढ़े, और रस के बाद हमने शब्द गुण पढ़े, काव्य गुण पढ़े, काव्य के गुणों को पढ़ा, और उसी क्रम में अब काव्य के दोष हम पढ़ रहे हैं। अब काव्य शास्त्र के आगामी जो और टॉपिक है इसके बाद, जिसमें आपके काव्य रीतियाँ हैं और शब्द शक्ति है, बाकी अपना काव्य शास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि रीट भर्ती परीक्षा से पहले पहले अपना जो काव्य शास्त्र और व्याकरण है वो पूरा करवा दिया जाए, जिससे कि इनसे जो प्रश्न पुटअप होते हैं, जो पूछे जाते हैं, जैसे आपके शिक्षण विधियों में जो आप पढ़ोगे रीट के लिए, उनमें काव्य शास्त्र का कुछ वेश है, अलंकार आदि से, रस से, और इधर अपने व्याकरण जो आता ही है सभी भर्ती परीक्षाओं में। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो प्रकरण है, वो हम पढ़ रहे हैं काव्य दोष। जैसा कि हमने काव्य गुण में पढ़ा था कि रस को बढ़ाने वाले तत्व या काव्य को सरलता से समझाने वाले जो तत्व है, गुण है, वो काव्य गुण कहलाते हैं। उसी क्रम में हम उसका अपोजिट, उसका उल्टा समझ सकते हैं कि रस को सरलता से समझने में जो दुविधा उत्पन्न करने वाले होते हैं तत्व, वो क्या कहलाते हैं? काव्य दोष। जैसे रस को बढ़ाने वाले, आनंद को बढ़ाने वाले, सरलता से किसी काव्य को पहचानने में या समझने में जो सहयोग देने वाले तत्व वो तो होते हैं गुण, और जो सहयोग की बजाय उसमें दुविधा उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं वो कहलाते हैं काव्य के दोष। तो आइए हम देखते हैं काव्य दोष के विषय में। काव्य में दोष उसे कहते हैं जो रस का अपकर्ष करते हैं, अर्थात रस उत्पन्न होने में जो कठिनाई उत्पन्न करते हैं, और या सरलता से समझने में जो दुविधा उत्पन्न करते हैं। जहां भाव ग्रहण करने में कोई बाधा उत्पन्न हो, भावों को ग्रहण करने में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न हो जाए या गतिरोध आ जाए, तो साहित्य शास्त्र की भाषा में उसे क्या कहा जाता है? काव्य दोष। जब आप किसी रचना को, किसी काव्य रचना को पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते उसके अर्थ को ग्रहण करने में, उसके भावों को समझने में कोई दुविधा उत्पन्न हो, कोई कठिनाई आए,
तो साहित्य शास्त्र की भाषा में उसे हम क्या कहेंगे? काव्य दोष। उसे क्या कहा जाता है? काव्य का दोष। अब देखिए, दोष की परिभाषा विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। आचार्य विश्वनाथ जो दोष की परिभाषा देते हैं, रस अपकर्ष का दोषा, अर्थात काव्य में श्रृंगार है, हास्य है, करुण है या अन्य और जो आपके 11 रसों में सभी रसों को समझने में या करुण आदि तत्वों को, इन रसों के तत्वों को नष्ट करने वाले तत्व है, अर्थात इन रसों को समझने में या रस का आनंद लेने में जो दुविधा परेशानी उत्पन्न करने वाले तत्व है, उन तत्वों को ही क्या कहा जाता है? दोष। अर्थात उसे काव्य दोष कहते हैं। रस अपकर्ष का, अर्थात रस में अपकर्ष करने वाले, रस को समझने में परेशानी, दुविधा या कठिनाई उत्पन्न करने वाले तत्व भी क्या है? आपके काव्य दोष। आचार्य मम्मट कहते हैं कि मुख्य अर्थ हति दोषा, अर्थात काव्य का मुख्य अर्थ, काव्य का मुख्य अर्थ, मुख से बोला गया जो अर्थ है, या यूं कह सकते हैं अभिधेयार्थ, वाच्यार्थ, कोशार्थ जिसे हम कहें, उसे समझने में जो दुविधा उत्पन्न करते हैं, कठिनाई उत्पन्न करते हैं या उसे नष्ट करने वाले जो तत्व है, वही क्या कहलाते हैं? दोष। अर्थात मुख्य अर्थ को समझने में जो दुविधा उत्पन्न करने वाले तत्व है, कठिनाई उत्पन्न करने वाले तत्व है, वही क्या कहलाते हैं? दोष। मुख्य अर्थ हति, मुख्य अर्थ को हति यानी नष्ट करने वाले तत्व, वही क्या कहलाते हैं? आपके दोष। आचार्य वामन कहते हैं गुण विपर्याय, गुण विपर्याय, गुण विपर्यात्मानो दोषा, अर्थात काव्य के गुण, जैसा कि हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं, प्रसाद, ओज या जो माधुर्य आदि गुणों के जो विरोधी तत्व, अर्थात इनसे विरोध उत्पन्न करने वाले तत्व, वो ही क्या कहलाते हैं? आपके काव्य दोष। गुण विपर्याय यानी गुण के विपरीत जो तत्व है, वो ही क्या कहलाते हैं? आपके विरोधी तत्व है, वही क्या कहलाते हैं? काव्य दोष। यह आचार्य वामन ने कहा। आचार्य पीयूष वर्ण और आचार्य जयदेव क्या कहते हैं? उद्वेग जनको दोषा, अर्थात पढ़ने पर चित्त में चिंता उत्पन्न करने वाली काव्य रचना दोषपूर्ण मानी जाती है। यानी कि किसी भी काव्य को पढ़ने में और हमारे चित्त को, हमारे मन को जो चिंता में डाल दे, ऐसी काव्य रचना कैसी मानी जाती है? दोषपूर्ण। तो यहां आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण में ये आपके काव्य दोष की परिभाषा दी है। आचार्य मम्मट ने अपनी रचना काव्य प्रकाश में ये काव्य दोष की परिभाषा दी है। आचार्य वामन ने अपनी रचना काव्यालंकार सूत्रवृत्ति रचना में ये परिभाषा दी है। और पीयूष वर्ण जयदेव ने भी अपने, पीयूष वर्ण की तो है आपके अग्निपुराण और जयदेव की चंद्रालोक आदि रचनाओं में काव्य दोष की ये परिभाषाएं इन विद्वानों ने दी है। उसी कड़ी में हमने जो काव्य दोष के बारे में पढ़ा, उसका अगर निष्कर्ष, उसका सारांश लें तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी तथ्यों के आधार पर, अर्थात ऊपर लिखी हुई जो तथ्य, ऊपर लिखी हुई बातें, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी काव्य रचना में रस, गुण, मुख्य अर्थ आदि को नष्ट करने वाले जो तत्व है, किसको? काव्य रचना में रस को, गुणों को, मुख्य अर्थ आदि को नष्ट करने वाले जो तत्व है, या मन में या मानसिक चिंता में वृद्धि करने वाले जो तत्व है, उन्हें क्या कहा जाता है? काव्य दोष। यानी कि ऊपर जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी, उनका अगर हम निष्कर्ष समझे तो उनका निष्कर्ष है किसी भी काव्य रचना के रस में या उसके गुणों में या उसके मुख्य अर्थ में या उनको नष्ट करने वाले तत्व या मानसिक चिंता बढ़ाने वाले जो तत्व है, वही क्या कहलाते हैं? काव्य दोष। दोषों का सर्वप्रथम उल्लेख या सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में। इन्होंने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में काव्य के जो दोष है वो 10 माने थे। इन्होंने काव्य दोष कितने माने थे? 10। जैसे काव्य गुणों की संख्या भी 10 मानी, वैसे ही इन्होंने काव्य दोष भी कितने माने थे? 10। इसके बाद
आचार्य भामे जिन्होंने काव्य दोष 21 माने, आचार्य दंडी जिन्होंने 10, आचार्य वामन जिन्होंने 20 माने। और लेकिन ये सभी दोषों का हम, जैसे कि हमने देखा कि काव्य गुणों को भी इसी प्रकार विभाजित किया, लेकिन मुख्य रूप से उन्हें कुछ दोषों में गुणों में ही समाहित कर लिया, जैसे प्रसाद, ओज और माधुर्य में। उसी प्रकार यहाँ आचार्य भामे के 21, आचार्य दंडी के 10, आचार्य वामन के 20 जो दोष है, इन दोषों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, अर्थात 3 पार्टों में अलग अलग विभाजित किया है। वो श्रेणियां हैं, पहला है शब्द या पदगत दोष, दूसरा है वाक्य या रसगत दोष, और तीसरा है अर्थगत दोष। यह कह सकते हैं किसी शब्द या पद को समझने में जो कठिनाई होती है, उसे समझने में जो दुविधा उत्पन्न करने वाले तत्व है, वो शब्द या पद दोष कहलाते हैं। वाक्य को समझने में या रस को समझने में जो दुविधा उत्पन्न करने वाले दोष है, वो वाक्य दोष या रस दोष कहलाते हैं। और अर्थ दोष जो अर्थ को समझने में दुविधा या कठिनाई उत्पन्न करे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस प्रकार हमने जो आपके दोष है उन्हें 3 भागों में, 3 श्रेणियों में विभाजित करके समझा। अब यहां इनका हम देख लेते हैं। पहला है शब्द या पद दोष। जब किसी काव्य में व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि पाई जाए, कोई भी काव्य रचना है उसमें व्याकरण से संबंधित कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो वहां आप शब्द दोष या पद दोष मान सकते हैं या कह सकते हैं। वहां काव्य में कौन सा दोष होगा? शब्द दोष या पद दोष। कब? जब काव्य में व्याकरण से संबंधित कोई कमी है, कोई त्रुटि है। दूसरा, वाक्य या रस दोष में जब किसी काव्य में क्रम भंग संबंधी कोई त्रुटि पाई जाए, क्रम से भंग यानी कि उसका क्रम निश्चित न हो, ऐसी स्थिति में तो वहां वाक्य दोष या रस दोष माना जाता है। जैसे वाक्य का गठन है कर्ता, कर्म और क्रिया से संबंधित, तो उसमें कुछ क्रिया पूर्व में या कर्म पहले या आपके उल्टा सीधा उनको करके लिखा जाए तो वाक्य का गठन भंग हो जाता है, उसका क्रम भंग हो जाता है, तो वो आपके वाक्य दोष या रस दोष कहलाता है। तीसरा, अर्थ दोष। जब किसी काव्य में एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां अर्थ दोष होता है। कहने का मतलब बेवजह शब्दों को बढ़ा दिया जाए, तो वहां कौन सा होगा? आपके एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अर्थ दोष होगा। तो उसी क्रम में हम पहला दोष समझते हैं। आपके पहला दोष है आपके श्रुति कटुत्व दोष। पहला दोष कौन सा है? श्रुति कटुत्व यानी सुनने, देखो शब्द से ही पता चल रहा है, श्रुति यानी सुनने में, कटु यानी जो कड़वे लगे, ऐसा जो दोष। कहने का मतलब कानों को सुनने में ऐसे वर्णों का प्रयोग हो शब्दों में जो चुभे, अर्थात वो आनंद देने वाले न हो, वो कौन सा दोष है? आपके श्रुति कटुत्व दोष। जैसे देखो, कभी जहां कठोर वर्णों को, जैसे ट वर्ग के वर्णों की अधिकता हो, प्रयोग करता है और जो सुनने में अच्छे नहीं लगते अथवा कानों में खटकते हैं, ऐसे वर्णों का प्रयोग करे तो उसे श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। यानी कि जो ऐसे वर्णों का प्रयोग करे, कठोर वर्णों का, जैसे ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग करता हो अपनी रचना में, यह सुनने में अच्छे नहीं लगते हो, ऐसे कठोर वर्णों का प्रयोग करे जो कानों में खटके, तो वहां कौन सा दोष होगा? श्रुति कटुत्व। श्रुति यानी कानों को सुनने में जो कड़वे लगे, कठोर लगे, ऐसे वर्ण श्रुति कटुत्व दोष के अंदर आते हैं। वो आते हैं आपके श्रुति कटुत्व। अगला आपके इसमें हम कह सकते हैं, इसमें मूर्धन्य वर्णों या संयुक्त वर्णों का भी अधिक प्रयोग होता है। श्रुति कटुत्व दोष में मूर्धन्य वर्ण, ऋटुर्षाणा मूर्धा, तो री और पूरा टे वर्ग, रे और श आदि का प्रयोग हो, उन वर्णों का या संयुक्त वर्णों का, क्षत्रज्ञ श्रे आदि संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग होता है, वहां आपके श्रुति कटुत्व दोष होगा। जैसे उदाहरण देखें, कटर कटर तंडुल चबात हरी हंसी हंसी के, हियरा चटकात हरी रुक्मिणी महारानी के। यानी कि
अपने भगवान श्री कृष्ण सुदामा द्वारा लाए गए वो सूखे चावलों को कटर कटर चबा रहे हैं, लेकिन वो तो आनंद पूर्वक अपने मित्र के साथ लाई हुई उस पदार्थ का आनंद ले रहे हैं, खा रहे हैं उन चावलों को। लेकिन रुक्मणी महारानी देख रही है कि प्रभु 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोक दे चुके हैं, तो 1 मुट्ठी चावल और खाएंगे तो तीसरा लोक भी चला जाएगा। तो उस स्थिति में वो दुखी है। कटर कटर तंडुल चबात, कटर कटर प्रभु तो चावल चबा रहे हैं हंस हंस कर अपने मित्र द्वारा लाई हुई भेंट को लेकर। हियरा चटकात हरि रुक्मिन महारानी के, लेकिन रुक्मणी महारानी है वो प्रभु को इस प्रकार आनंद पूर्वक उन चावलों को खाता हुआ देखकर हृदय से अत्यंत दुखी है। तो यहाँ टे वर्ण का यानी कठोर वर्णों का यहाँ बार बार प्रयोग करके काव्य में एक कानों को चुभने वाले से वर्णों का प्रयोग करके और यहाँ श्रुति कटुत्व दोष का प्रयोग किया है इसके अंदर। अगला, लटिक लटिक लटकतु चलतु उटतु मुकुट की छां, चटक भर्यो नट मिली गयो अटक भटक बटमाह। तो यहां भी देखें, लटिक लटिक यानी कि मस्ती से लटकते हुए चलते समय जो मुकुट की छाया में अपने आप को निहारते हुए, चटक भर्यो नट मिली गयो, रास्ते में प्रभु श्री कृष्ण मिल गए, अटक भटक बटमाह, तभी वो नायिका मोर पंखों की मुकुट पहनने वाले प्रभु के साथ रास्ते में ही भटक जाती है। तो यहाँ टे वर्ग का वही आपके कठोर वर्णों का यही कह सकते हैं मूर्धन्य वर्णों की अधिकता होने से यहां भी आपके श्रुति कटुत्व दोष है। तीसरा उदाहरण, कभी के कठिनतन कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्यों ने विषयों कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। तो यहां कवि में जैसे धृष्टता शब्द, विषयोत्कृष्टता शब्द या विचारोत्कृष्टता शब्द आदि सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, कानों को खटकते हैं इस रचना में काव्य में, इसलिए यहां श्रुति कटुत्व दोष होगा। ऐसा ही कात्यार्थी या काव्यार्थी जब होंगी मिली है जब प्रिय आए, तो यहां काव्यार्थी शब्द है ये श्रुति कटुत्व शब्द अर्थात कानों को चुभने वाला या ठीक न लगने वाला शब्द है। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं किसी काव्य रचना में ऐसे शब्दों का या ऐसे वर्णों का प्रयोग हो जो कानों को चुभे, अच्छा न लगे, तो वहां कौन सा दोष होगा? श्रुति कटुत्व दोष। तो इस प्रकार हमने आज अपना जो नया टॉपिक है, नया प्रकरण है, काव्य दोष आरंभ किया है। इसी क्रम में आगे जो आपके अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व, ग्रामत्व आदि अन्य दोषों को आगामी कक्षा में हम क्रम से पढ़ेंगे। तो मित्रों, जो भी आपने पढ़ा है उसमें आपको लगे कि कोई समस्या है तो आप उसे आप कमेंट से बताएं, उसका समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आप भी करें, अपना स्नेह बराबर रखें और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।